हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। ये हिस्ट्री की क्लास 1 है जिसमें हम बिल्कुल शुरुआत से जो है हिस्ट्री को कवर करेंगे, यानी कि प्रागैतिहासिक शाही काल से जो है हम हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड है या फिर जो अदर एग्जाम्स हुए हैं एसएससी वगैरह के, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से, वो सारे भी जो है इसमें हम साथ साथ कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखिए, इसके अलावा अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है टॉपर्स50। अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट पे 50% का ऑफ जो है वहां पे मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, लेना चाहे ले सकता है। ये जो मॉक टेस्ट रहेंगे ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे रहेंगे जिस तरीके का एग्जाम आपको आप देने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जैसा एचएससी कंडक्ट करने वाली है, जितने मार्क्स के जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, बिल्कुल उसी बेस पर जो है ये रहने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत का इतिहास देख रहे हैं। भारत के इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रागैतिहासिक शाही काल, आदि ऐतिहासिक, और तीसरा जो है हमारा ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, ठीक है। तो इस तरीके से है। फिर बात करिए अगर हम प्रागैतिहासिक शाही काल की, तो प्रागैतिहासिक शाही काल कौन सा होता है? जिस काल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लिखित में नहीं है उसको बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? एक इस तरीके का काल जहां से लिखित साक्ष्य तो हमें मिले हैं लेकिन उनको पढ़ने में जो है सफलता, मतलब जो भी लिपि वहां पर यूज की गई है उसमें कोई सफलता नहीं मिली है, तो वहां पे आ जाता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, यानी कि जिसके लिखित साक्ष्य हैं, जिसमें फिर जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत है या आधुनिक भारत है, वो सब जो है इसमें आ जाता है। लेकिन अभी जो हमें यहाँ पे सिर्फ याद रखना है वो ये है कि इनका जो काल है वो कहां से कहां तक रहा है, सिर्फ इतना याद रखना है। प्रागैतिहासिक शाही काल को 3 भागों में वापस से डिवाइड किया गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल या नव प्रस्तर काल आप इसको बोल सकते हैं। पुरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो ये 5 लाख साल पहले से आप बोल सकते हैं, या अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसको कहा जाता है पुरा प्रस्तर काल, ठीक है। फिर आता है मध्य प्रस्तर काल, तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक जो काल है उसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो है 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। फिर आता है हमारा आदि ऐतिहासिक। अभी सिर्फ हमें आदि ऐतिहासिक तक ही पढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक में जो आती है वो आती है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं आप इसको, या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये आदि ऐतिहासिक काल में जो है आ जाएगी। प्रागैतिहासिक काल में आता है हमारा पाषाण युग, यानी कि जो स्टोन एज है उसको बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल पूछा जाए तो स्टोन एज जो है ये हो जाएगी। आदि ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आ जाएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आप देखेंगे तो 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का है। उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 उसमें डिवाइड किया गया, ऋग्वैदिक काल कह लीजिए या पूर्व वैदिक काल कह लीजिए, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये मोस्टली पेपर में देखने को मिलता है, तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए। और उत्तर वैदिक काल का जो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है ये जस्ट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का, ये हम जब आगे लेक्चर आएंगे उसमें कवर करेंगे। अभी यहाँ पे पढ़ने का कोई वो नहीं है, बट अब अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कौन सा काल कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं प्राचीन कालीन इतिहास जो है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया है कि उस वक्त कैसा रहन सहन था, क्या कला संस्कृति थी, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, मतलब जो भी सिचुएशन थी उस टाइम की, उसका कोई लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। इसको स्टोन एज यानी कि पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक में व्यक्ति को किसकी जानकारी थी? पत्थर की जानकारी थी, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज यानी कि पाषाण युग भी जो है कहा जाता है। फिर आगे कहा गया है कि पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया, जो हमने ऊपर ही पढ़ा है, पुरा, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। पुरा पाषाण काल में मनुष्य जो होता था ये शिकार करके अपना भोजन जो था प्राप्त करता था। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मनुष्य जो था पत्थर के औजार और कुल्हाड़ी का उपयोग शिकार के लिए जो था
करने लगा था। नवपाषाण काल में मानव ने आग की खोज की, वे आग से मांस को पकाकर भोजन के रूप में जो था ये उपयोग करने लगा। नवपाषाण काल में पहिए या चाक का आविष्कार हुआ, जिससे मिट्टी के बर्तन जो थे बनाए जाने लगे। ठीक है, ओके वैसे यहाँ पे मानव ने आग की खोज की। आग की अगर हम बात करें तो आग का जो आविष्कार था ये पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था। पत्थर को रगड़ने से जो थी आग की उत्पत्ति जो थी हुई थी। ओके, तो ये पूरा पाषाण काल में ही आ गया था। ठीक, तो दोबारा से देखिए यहाँ पे पेलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल इसमें दिया गया है 5 लाख BC टू 8000 BC, जो मैंने ऊपर आपको बोला भी था। ठीक है, 5 लाख BC से 8000 BC तक का जो काल है इसको आप पेलियोलिथिक पीरियड या अज्ञात से 8000 तक आप इसको बोल सकते हैं। इसी काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, पत्थर से ही कुछ औजार बनाए, जैसे हैंड एक्सेस हो गया, एलिनर्स हो गया, स्क्रैपर्स हो गए। ठीक है, इस काल में मनुष्य क्या हुआ था करता था, शिकारी हुआ करता था। ठीक, और इसके अलावा इस काल की हमें कुछ गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुई, जो कि भोपाल के भीमबेटका से जो है मिली है। ठीक है, भोपाल के भीमबेटका, ये पूछा जाता है जो भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में या मध्य प्रदेश में, आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, ये 8000 BC से 4000 BC रहेगा। इस काल में क्या था, जो हथियारों का आकार था, यानी कि जो भी हथियार जो यूज करता था उस वक्त मानव, वो बहुत छोटा था, तो इसीलिए मेसोलिथिक पीरियड को माइक्रोलिथ भी जो है कहा जाता है। ये चीज याद रखिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में माइक्रोलिथ वाला कि किस काल में था, ये किसे कहा जाता है, तो मेसोलिथिक पीरियड को कहा जाता है। पशुपालन की शुरुआत जो थी उसमें हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, यानी कि जो पशुपालन की थी, ये कहाँ से मिले थे, आदमगढ़ MP से मिले थे। मानव कंकाल के अवशेष भी जो थे मध्य पाषाण काल में मिले थे, जो कि सराय नाहर प्रतापगढ़ UP से जो थे मिले थे। ठीक है, फिर आता है नीलियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। इसमें जो थी जो नवपाषाण काल था, इसमें मानव ने कृषि की शुरुआत की। सबसे पहले आग की खोज हुई, फिर पशुपालन हुआ, फिर कृषि की शुरुआत पूछी जाए तो नवपाषाण काल से जो थी कृषि की शुरुआत हो गई थी। जो फर्स्ट एविडेंस मिले थे एग्रीकल्चर के, वो बने थे मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कृषि के साक्ष्य जो मिले थे वो कहां से मिले थे, मेहरगढ़ से मिले थे। ठीक है, चावल की खेती के भी कुछ अवशेष मिले थे, तो ये मिले थे कोलडीवा से, इलाहाबाद UP से। जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम नामक स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, तो ये भी याद रखिए। गर्तावास पूछा जाता है, जो गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, वो भी कहां पर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बुर्जहोम से ही कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले थे, तो गर्तावास अगर पूछा जाता है तो बुर्जहोम ही जो है ये हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे आप देखिए मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। जैसे धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कोलडीवा। कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये पूछा जा सकता है, तो UP में है ये। फिर कृषि जन्य गेहूं व जौ की किस्म के प्राचीनतम साक्ष्य ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे, और मेहरगढ़ कहाँ पर हो जाएगा, बलूचिस्तान में। फिर गेहूं, जौ एवं मसूर के जले हुए दाने की प्राप्ति गुफ कराल से हुई थी, जो कि कश्मीर में है। मनुष्य के शव के साथ पालतू पशु कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण ये बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुआ था। हिरण की सींग से निर्मित उपकरण की जो प्राप्ति थी ये चिरांद बिहार से। ये जितने नाम यहाँ पर दिए गए हैं नवपाषाणिक स्थल के, ये हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इन सारी चीजों को याद रखिए। विश्व के प्राचीनतम मृद भांड की प्राप्ति UP से हुई थी। ठीक है, और नवपाषाणिक स्थल कौन सा था, वहां पर चुपानी भांडों से जो थी प्राचीनतम मृद भांड की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर में है। कई लाख साल पहले भारत में किस नदी के तट पर लोगों के रहने के प्रमाण मिले थे, ये बिल्कुल प्रॉपर NCERT के क्वेश्चन है। ये नर्मदा नदी के तट पर जो थे लोगों के रहने के साक्ष्य जो थे मिले थे। मानव ने 8000 वर्ष पहले सबसे पहले किन फसलों का उत्पादन शुरू किया, देखिए किन फसलों का उत्पादन शुरू किया था 8000 वर्ष पूर्व, तो गेहूं और जौ का उत्पादन जो था शुरू किया था। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में किस फसल का उत्पादन किया गया, तो चावल का उत्पादन जो था उस वक्त किया जाता था। सहायक नदियां अगर आपसे पूछे, जब एक बड़ी नदी में एक छोटी नदियां या बहुत सारी छोटी नदियां मिल जाती है उसको सहायक नदी बोलते हैं। ऐसे ही सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं, तो सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये सारी की सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी के किनारे बस्तियों का विकास कब हुआ, तो लगभग 4700 साल पहले हुआ। ये देखिए ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर NCERT बुक से ली गई है। ठीक है, गंगा की 4 सहायक नदियां, तो यमुना, चंबल, सोन और कोसी जो है गंगा की 4 सहायक नदियां हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बस्तियों, देखिए सिंधु नदी के किनारे अगर आप देखेंगे तो बस्तियों का विकास 4700 साल पहले हो गया था, लेकिन गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बस्तियों का विकास लगभग 2500 साल पहले जो था हुआ था। ठीक है, गंगा नदी की घाटी में प्राचीन काल में किस विशाल राज्य की स्थापना हुई थी, तो मगध राज्य की जो है
स्थापना हुई थी। इंडिया शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है इंडस शब्द से, और इंडस को संस्कृत में किस नाम से जानते हैं, तो सिंधु के नाम से जो है जाना जाता है। भरत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो भरत शब्द जो था ये जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोगों का समूह था उसके लिए जो था भरत शब्द का यूज किया जाता था। पांडुलिपि कौन सी होती है, जो हाथ से लिखी गई पुस्तक होती है उसको क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहा जाता है। और ये जो पांडुलिपियां होती है लिखी किस पर जाती है, जो ताड़पत्र होते हैं या भोजपत्र होते हैं उन पर जो है इनको लिखा जाता है। अतीत की जानकारी के लिए फिर अलग अलग स्रोत है, जैसे पांडुलिपि है, अभिलेख और पुरातत्व है। इतिहासकार कौन होंगे, जो अतीत का अध्ययन करेंगे। ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियों को बीसी कहा जाता है और जन्म के बाद की तिथियों को एडी के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो बिल्कुल बुक से थे एनसीईआरटी के। चलिए अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, 8000 वर्ष पहले सबसे पहले किन फसलों की खेती शुरू की गई थी। 8000 वर्ष पहले, तो अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन कवर भी किया था। तो 8000 वर्ष पहले जो है गेहूं और जौ इन फसलों की खेती जो थी शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के मध्य में स्थित कौन सी पहाड़ियां हैं। भारत के मध्य में बात हो रही है। ठीक है, भारत के बीच में कौन सी है, तो कौन सी हो जाएंगी, हिमालय नहीं होगा, हिमालय यहां से आप कट कर सकते हैं। गारो नहीं होंगी क्योंकि गारो जो है ना ये उत्तर पूर्व का जो इलाका आता है ना इंडिया में उस तरफ आ जाती हैं। ठीक है, और किरथर और दिया गया है यहाँ पे, किरथर भी नहीं है, विंध्य हो जाएंगी। ठीक है, हाँ विंध्य जो है ये भारत के बीच में स्थित हैं, मध्य में स्थित पहाड़ियां हैं विंध्य। उत्तर पूर्व में अगर पूछा जाता है तो गारो हो जाएगी। जो नदी एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसको सहायक नदी बोलते हैं। सिंधु की सहायक नदी सारी की सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। फिर यहाँ पे ये 3 टर्म आपको जो याद रखनी है वो है पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व। पांडुलिपियां जो थी किससे लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो प्रयुक्त होता है शब्द उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि लैटिन शब्द मेनू से आया है जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्र और भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। फिर आता है अभिलेख। अभिलेख जो होते हैं, अभिलेख कौन से होते हैं, जो किसी पत्थर या धातु पर जो है उत्कीर्ण किए जाते हैं, जो कठोर सतह होती है उस पर जो उत्कीर्ण किए जाते हैं वो होते हैं अभिलेख। ठीक है, इन अभिलेखों पर शासक अथवा अन्य बड़े लोग अपने आदेशों व घोषणाओं को इस प्रकार से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। ठीक है, तो बहुत सारे अभिलेख हैं। ठीक है, फिर वो आगे देखेंगे कि कौन सा अभिलेख किससे रिलेटेड है। तो ये जो कठोर सतह होती थी उन पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। फिर बात आती है पुरातत्व क्या होता है, तो जो अतीत में बनी यानी कि पास में जो चीजें बनी या जो प्रयोग में लाई गई उन वस्तुओं को पुरातत्व कहते हैं। और जो इन सब की जानकारी इकट्ठा करते हैं यानी कि इन सब चीजों का अध्ययन करता है कि कौन सी चीज कब यूज की जाती थी, उसको क्या बोलेंगे, उसको पुरातत्वविद बोल दिया जाता है। ठीक है, तो पुरातत्वविद इनका अध्ययन करके अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि अतीत में जो भी चीजें यूज की गई वो सब किस क्या कही जाती हैं, पुरातत्व। ठीक है, तत्व क्या हो जाएगी, एक वस्तु हो जाएगी और पूरा जो बहुत सालों पहले यूज हुए तो वो हो जाएगा, तो ये पुरातत्व हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आरंभिक मानव भारतीय उपमहाद्वीप में रहता था, कितने साल पहले रहता था, तो 20 लाख साल पहले जो है मानव भारतीय उपमहाद्वीप में रहता था। आज हम आरंभिक मानव को किस रूप में जानते हैं, आज की बात कर मतलब आज जो पहले मानव हुए उसको हम क्या कहते हैं, शिकारी खाद्य संग्राहक बोलते हैं ना, तो क्योंकि वो शिकारी थे उस वक्त। ठीक, जो भी अपना भोजन करते थे वो शिकार करके जो है इकट्ठा करते थे, तो शिकारी खाद्य संग्राहक। आगे है, आरंभिक मानव यात्रा करते थे। जो पहले लोग होते थे वो यात्रा किस तरीके से करते थे, पैदल करते थे। ठीक, आरंभिक मानव के औजार किससे बने थे, देखिए पत्थरों से भी बने, फिर लकड़ी से भी बने और हड्डियों से भी बने, तो सभी के बने थे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भीमबेटका ये पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है, ये किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बिल्कुल शुरू में हमने पढ़ा था। जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, देखिए ये किस तरीके से यूज किए गए, इनको क्या बोलते हैं, पुरातत्व। अब ये जहां से मिले हैं वो क्या हो जाएगा, पुरा स्थल।
ठीक है। अगर ये वस्तुओं की बात की जा रही है कि ये क्या कहलाएंगे तो पुरातत्व कहेंगे। अब ऑब्वियस है ये तत्व कहीं तो मिले होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, पुरा स्थल कहा जाएगा। तो पुरा स्थल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिलता है। किन गुफाओं में राख के अवशेष मिले थे? राख के अवशेष मिले थे। कुरनूल की जो गुफाएं थी वहां से राख के अवशेष की प्राप्ति हुई थी। ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले ही, राख के अवशेष वाला, क्योंकि आपको पता है ज्यादा बिल्कुल यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी के बीच में से पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो राख के अवशेष मिले थे कुरनूल गुफाओं से। ठीक है। अगला है, आरंभिक पाषाण युग कौन सा था? तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल जो था आया था, तो वही जो है यहाँ पे हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहते हैं? बिल्कुल देखिए, हमने पढ़ा था मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो साइज में क्या होते थे, छोटे होते थे। उनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ जो है उसको बोला जाता था। तो ऑप्शन सी माइक्रोलिथ हो जाएगा। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है। ठीक है। नवपाषाण युग की शुरुआत कब से हो गई थी? तो 10,000 साल पहले जो है नवपाषाण युग की शुरुआत मानी जाती है। सबसे बाद में कौन सा पाषाण काल आया? तो नवपाषाण काल जो था सबसे बाद में आया था। आरंभिक मानव द्वारा गुफाओं में बनाए गए चित्रों को क्या कहा जाता था? अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा किसी भी बुक में। ठीक, तो जो गुफाओं में जो चित्र बनाए जाते थे उनको कहा जाता था शैल चित्र। ठीक है, क्या कहते थे उन्हें? शैल चित्र। अगला है, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी यूपीएससी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ चुके हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहां से मिले? तो देखिए, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले थे पटने महाराष्ट्र से। पटना नहीं, पटने महाराष्ट्र। पटने कोई जगह है महाराष्ट्र में, वहां से जो थे शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले थे। ठीक है। गर्तावास अगर पूछा जाता है तो बुरजोम जम्मू कश्मीर से, या मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य पूछे जाते हैं तो बुरजोम जम्मू कश्मीर से। ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडों से फिर क्या बनाया जाता था? तो मनके जो होते थे ना वो शुतुरमुर्ग के अंडों से बनाए जाते थे उस वक्त। ठीक। मेहरगढ़ कहां पर स्थित है? तो मेहरगढ़ की अगर हम बात करें तो अभी ये पाकिस्तान में है। ठीक है। हुसंगी में औजार किस चीज से बनाए जाते थे? हुसंगी में औजार बनाए जाते थे किससे? चूना पत्थर से। ठीक है। स्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो था ये 12,000 साल पहले जो था हो गया था, स्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया का। ओके, आगे आता है दबाव शल्क तकनीक क्या है? दबाव शल्क तकनीक पूछा है तो जो आरंभिक मानव था उस वक्त जो पत्थर को औजार बनाने की जो तकनीक यूज की जाती थी उस तकनीक को क्या नाम दिया गया था? दबाव शल्क तकनीक। ठीक है। उस पत्थर को दबाकर या पीट कर जिस उस औजार जो थे बनाए जाते थे तो उसी टेक्निक को क्या नाम दे दिया गया? दबाव शल्क तकनीक। ठीक है। आरंभिक मानव ने अग्नि का प्रयोग किसके लिए किया था? तो देखिए, मांस भूनने के लिए किया। उस वक्त जंगली जानवर थे तो उनको दूर भगाने के लिए भी यूज किया और प्रकाश के लिए भी, रोशनी के लिए भी। ऑब्वियस है उस वक्त लाइट थोड़ी थी तो सभी के लिए यूज किया, तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उद्योग स्थल प्राय कहाँ पर मिलते हैं? उद्योग स्थल पूछा है कि कहाँ पर जो है उद्योग स्थल मिलते हैं? तो नदियों और झरनों के किनारों पर जो थे उस वक्त उद्योग स्थल जो थे मिलते थे। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, खैर सबको पता भी होगा कि सबसे पहले जो था कुत्ते को जो था पालतू बनाया गया था। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया था? पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को नाम दिया गया बसने की प्रक्रिया। ठीक है। कौन सी प्रक्रिया का नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया जो है नाम दिया गया था। ओके, एनसीईआरटी जिसको डिटेल में पढ़नी है वो हमने डिटेल में भी जो है करवाई हुई है, वो भी जरूर पढ़े, उससे भी जो है आपको बेनिफिट जो है मिलेगा। 6 to 10th नहीं, मतलब 12th तक नहीं कर रहे हैं तो 6 to 10th एनसीईआरटी जरूर पढ़िए क्योंकि सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो। ठीक है। बसने की प्रक्रिया कब शुरू हो गई थी? तो 12,000 साल पहले जो थी हो गई थी। कुत्ते के बाद किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ते के बाद जो था जो भेड़ बकरी थी उसको पालतू बनाया गया था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं और जौ। अनाज का उपयोग किस रूप में होता है? तो अनाज का उपयोग बीज, उपहार और खाद्य तीनों के रूप में जो था होता था। बुरजहोम में लोग अपने घर बनाते थे। कहां पर बनाते थे? जमीन के नीचे गड्ढों में। ठीक है, वही मैं बोल रही थी आपको कि गर्तावास क्या होता है? जो जमीन के नीचे जो घर बनाए जाते हैं उसको कहा गया था और ये बुरजहोम में मिले थे। ठीक है।
मेहरगढ़ में बस्ती का विकास कब हुआ था? तो 8000 साल पहले जो थे मेहरगढ़ में बस्ती का विकास हुआ था। ठीक है, मेहरगढ़ में क्योंकि यहीं से जो है कृषि की शुरुआत जो है माने जाते हैं, गेहूं और जो की जो शुरुआत मानी जाती है वो 8000 साल पहले ही मानी जाती है। तो बस्ती का विकास 8000, क्योंकि अब जब खेती होने लगी थी तो मानव जो था वो वहीं पर जो था रहने लग गया था, तो स्थायी निवासी जो था वहां का बन गया था। तो मेहरगढ़ में कैसे ग्रहों के अवशेष जो थे मिले थे, ये पूछा गया है। तो चकोर और आयताकार घरों के अवशेष जो थे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में किस देश को जाने वाले बोलन दर्रे के पास है? कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा ईरान। ठीक है, पाकिस्तान में से किस देश की ओर जाने वाले बोलन दर्रे के पास है? तो ईरान की ओर जाने वाले। मेहरगढ़ के कब्र में मनुष्य के साथ किस जानवर का जो है कंकाल मिला था? तो ये मिला था बकरी का। कुत्ते का अगर होता है तो वो तो कहां से मिला था? बुरजोम से। तो मेहरगढ़ में हो जाएगा मानव कंकाल के साथ बकरी का। ठीक है, मृतक के साथ बकरी को दफनाया क्यों गया था? क्यों दफनाया गया था? खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो थे मांसाहारी थे, मांस खाते थे, तो ये माना जाता था कि जब वो मर जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, या उसके लिए कुछ सामान जो था उसके कब्र में उसके साथ रखा जाता था। ठीक है, दार्जिलिंग हेडिंग किस नदी घाटी पर स्थित है? तो दार्जिलिंग हेडिंग जो है ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दार्जिलिंग हेडिंग में एक पत्थर मिला था, जेडाइट पत्थर। ये किस देश से आया था ये पूछा जा सकता है। तो ये आया था चीन से। ठीक है, कहां से आया था? चीन से। चिरांद किस राज्य का पुरा स्थल है? तो ये बिहार राज्य का पुरा स्थल हो जाएगा। नवपाषाण काल का पुरा स्थल चताल हयूक, ये कहां पर स्थित है? तो चताल हयूक स्थित है तुर्की में। ठीक है, गर्तावास के पुरावशेष कहां पर मिले हैं? तो बुर्ज होम से जो है इनकी प्राप्ति हुई है। चकोर तथा आयताकार घरों के पुरावशेष कहां पर पड़े थे? अभी हमने ऊपर मेहरगढ़ में मिले थे इस तरीके के घरों के अवशेष। ठीक है, तो ये मेनली जो प्रागैतिहासिक काल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने इसमें कवर किए हैं। आगे आती है फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारत के C14 के आधार पर अनुमानित माना गया कि 2300 से लेकर 1700 तक का जो काल है उसको सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का काल जो है कहा जाता था। सभ्यताओं का जो विकास हुआ वो नदियों घाटियों के किनारों पर हुआ था। सभ्यताओं का क्षेत्र यानी कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र माने जाते हैं। भारत में अगर बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो है स्थल माने जाते हैं। और सभ्यताओं की खोज जो थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुई थी 19वीं सदी में। ठीक है, चलिए फिर इसके ना पॉइंट की जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो नॉर्थ में कहाँ तक फैली है, ईस्ट में कहाँ पर है, वेस्ट में कहाँ तक और साउथ में कहाँ तक फैली है। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्थ की तो ये मांडा है कोई जगह, वहां से लेकर साउथ में दैमाबाद तक जो है ये है। ठीक है, चिनाब रिवर और दैमाबाद गोदावरी रिवर पे। और ईस्ट वेस्ट की अगर बात की जाए तो दक्ष रिवर पर है सुत कांगेडोर, और ईस्ट की अगर बात की जाए तो आलमगीरपुर हिंडसन रिवर। आलमगीरपुर किस में हो जाएगा? यूपी में। तो ये उस वाला जो इलाका है वो सारा जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसके इनके जो ना पॉइंट याद रखिए कि नॉर्थ तक जो ये सभ्यता थी यहाँ तक फैली थी, साउथ में दैमाबाद तक, वेस्ट में सुत कांगेडोर तक और ईस्ट में आलमगीरपुर तक। ठीक है, ओके। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, आप इसको शहरी सभ्यता बोल सकते हैं। इसका आकार अगर आपसे पूछा जाता है तो त्रिभुजीय था। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता वाला क्वेश्चन जो है HSC में पहले ही आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगर नियोजन और जल निकासी जो थी इस सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता थी। और इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण जो था किया था। ठीक है, कांसे का निर्माण किस में मिला के? तांबे में टिन मिलाकर किया था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। किसको बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता जो है बोला जाता है। स्टोन एज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल रहा उसको स्टोन एज जो है बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैं बताती हूं आपको। हड़प्पा सभ्यता का उदय 4700 साल पहले पंजाब प्रदेश में हुआ था। इसके मुख्य नगर उस वक्त थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और रोपड़। ठीक है, नगर योजना की अगर हम बात करें तो हड़प्पा के नगर जो थे ये 2 नगरों में विभाजित थे, या सिंधु घाटी सभ्यता आप इसको बोल सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि हड़प्पा के जो नगर थे वो कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में विभाजित थे।
पश्चिमी हिस्सा जो था ऊंचाई पर होता था और उस ऊंचाई वाले हिस्से को किस नाम से जानते थे? नगर दुर्ग के नाम से उसको जाना जाता था। और जो भाग नीचे की ओर होता था उसको निचला नगर जो था कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो में ही जो है एक विशाल तालाब मिला था जिसका प्रयोग महान स्नानागार के रूप में किया जाता है। तो महान स्नानागार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कहां से महान स्नानागार की प्राप्ति हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो में हुई थी और ये एक विशाल तालाब था। फिर आता है अग्निकुंड। अग्निकुंड के साक्ष्य पूछा जाता है कि कहां से मिले थे? तो कालीबंगा और लोथल में जो थे अग्निकुंड मिले थे जिनका प्रयोग यज्ञ करने के लिए किया जाता था। फिर आता है भवन। हड़प्पा काल के जो भवन थे वो किसके बने होते थे? पक्की ईंटों के बने होते थे। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, याद रखिए। और घर जो थे वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिला जो थे होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। सड़कों की अगर हम बात करें तो हड़प्पा काल में सड़कें चौड़ी होती थी और पक्की ईंटों से बनी होती थी और सड़कों के साथ साथ नाले भी जो थे बने होते थे। ठीक है, और वो एक दूसरे को किस तरीके से काटती थी? उस काल की जो सड़कें थी समकोण पर जो है वो एक दूसरे को कट करती थी। नगरीय जीवन की अगर हम बात करें तो नगरों का जीवन बहुत चहल पहल वाला था। लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते थे। शासक, लिपिक, शिल्पकार, साधारण लोग नगरों में रहते थे। हड़प्पा में शिल्पकला बहुत विकसित हुई। पत्थर, शंख, तांबे, ठीक है, अनेक चीजें जो थी मिलती थी यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है फेयंस। ये क्या होता है? बालू या स्फटिक पदार्थ, पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर एक कृत्रिम घोल तैयार किया जाता था जिसको क्या कहते थे? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर जो घोल तैयार किया जाता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको फेयंस कहते थे और इससे जो थी वस्तुएं फिर बनाई जाती थी। कृषि की अगर हम बात करें, हड़प्पा काल के जो लोग हैं वो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल इन सभी का जो है उत्पादन करते थे। हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है ये 3900 वर्ष पहले जो है माना जाता है और इसका रीजन कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश होने का क्या क्या कारण रहा। तो जंगलों का विनाश हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ ज्यादा आ गई या महामारी फैल जाना, ये सब जो थे हड़प्पा की सभ्यता के पतन के कारण जो है माने जाते हैं। ठीक है, मिस्र की सभ्यता पूछी जाती है किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे पर लगभग 5000 साल पहले जो थी मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थान जो है दिए गए हैं। हड़प्पा का कौन उत्खनन है, मतलब उत्खनन कब हुआ, उत्खनन करता कौन है, किस तट पर है और वर्तमान स्थिति कहां पर है? तो ये सब चीजें इसमें दी गई है। तो हड़प्पा को में जो खुदाई की गई वो सबसे पहले की गई 1921 में। मतलब यहां से जो पहला स्थल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो हड़प्पा ही था। तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी जो है बोलते हैं। 1921 में जो थी इसकी खुदाई की गई और ये उत्खनन करता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। ठीक है, दयाराम साहनी। हड़प्पा जो स्थल है ये रावी नदी के तट पर है और वर्तमान में अगर इसकी बात की जाए तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में जो है ये है। ठीक है, फिर बात आती है मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने जो थी वहां पर खुदाई की और ये जो स्थल है ये किस नदी पर है? ये सिंधु नदी पर है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में जो है ये आता है। सुत कांगेडोर की अगर हम बात करें तो 1927 एंड 1962 में जो थी यहाँ पे खुदाई की गई ओरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा और ये दाश्त नदी के तट पर है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में आ जाता है सुत कांगेडोर। फिर आता है रंगपुर। रंगपुर कम ही देखने को मिलता है, जस्ट ये याद रखिए कि रंगपुर की अगर हम बात की जाए अभी तो ये गुजरात में है और सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो कहां पर पाए जाते हैं? गुजरात में ही जो है पाए जाते हैं। ठीक है, चहुदड़ो है। चहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर था और अभी सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, रोपड़ के उत्खननकर्ता आपसे पूछे जा सकते हैं तो यज्ञदत्त शर्मा है, सतलुज नदी के किनारे पर है और ये पंजाब भारत में हो जाएगा रोपड़। कोटिदजी जो है ये सिंधु नदी के तट पर है और सिंध प्रांत का खैरपुर नगर है। आलमगीरपुर जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी पर है और इसके जो है उत्खननकर्ता वो भी यज्ञदत्त शर्मा है। तो रोपड़ और आलमगीरपुर दोनों याद रखिए। रोपड़ पंजाब में है और आलमगीरपुर जो हमने पढ़ा था ना ईस्ट जो पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा है? आलमगीरपुर ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता भी है ये। हिंडन नदी यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता और मेरठ उत्तर प्रदेश में ये हो जाएगा। लोथड़ गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में, कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में है और बनावली हिसार हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में फिर और भी है ना हड़प्पा सभ्यता के, राखीगढ़ी हो गया। ठीक है, तो मेन जो है इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे, याद रखिए। बनवाली है तो ये रविंद्र सिंह बिस्ट जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, गग्गर नदी पर है ये दोनों के दोनों, ये याद रखिए। लोथड़ भोगवा नदी पर है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। सिंधु सभ्यता के प्रमुख यहाँ पे और भी केंद्र दिए हैं, जैसे जम्मू में अखनूर और मांडा हो गए, पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संगोल। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे दे दिए हैं जो प्रमुख स्थान है, लेकिन और भी है इसके अलावा। देखिए, जम्मू में अखनूर और मांडा है,
पंजाब भारत में, रोपड़ हम पहले ही ऊपर पढ़ चुके हैं, बाडा और संघोल भी जो है ये पंजाब में है। गुजरात में मैंने सबसे ज्यादा आपसे बोले रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, सुरकोटदा हो गया, मालवन, रोजड़ी, ये सब के सब जो है ये सिंधु सभ्यता के केंद्र हैं जो कि भारत में है। राजस्थान में कालीबंगा हो गया, हरियाणा में मिताथल, ठीक है, बनावली, राखीगढ़ी, बनावली फतेहाबाद, राखीगढ़ी हिसार में हो जाएगा, मिताथल भिवानी में, ये तीनों जो है इसमें आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के आलमगीरपुर जो इंडन नदी के तट पर स्थित है, ये भी सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। पंजाब में हड़प्पा हो जाएगा, पाकिस्तान में सिंध में मोहनजोदड़ो, कोटजीजी, अली मुराद, चौदड़ो ये हो जाएंगे, और बलूचिस्तान में डाबरकोट, सोतकाकोर, सुतकांगेडोर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत थी 12 कक्षों का अन्नागार था। इस सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। हड़प्पा से और क्या मिला था, R37 या समाधि 37 जो था मिला था। शवों को केवल दफनाने की प्रथा किसमें थी, हड़प्पा में ही थी। उर्वरता की देवी की मूर्ति भी हड़प्पा से मतलब हड़प्पा से ही मिली थी, और शंख का बना हुआ बैल भी कहां से मिला था, हड़प्पा से ही मिला था, ठीक है, बटन के आकार की मोहरे भी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत बनी वो थी विशाल अन्नागार, लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत जो थी वो विशाल सनानागार थी। देखिए, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी मोहनजोदड़ो की, विशाल अन्नागार थी, बट जो सबसे प्रसिद्ध थी वो विशाल सनानागार थी। नटराज की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। भारत का सबसे पुराना नृत्य कला शिव तांडव थी। पशुपति की मूर्ति शिव की मोहनजोदड़ो से मिली। स्वास्तिक चिन्ह भी मोहनजोदड़ो से मिला था। ये नृत्य करती हुई बालिका पूछी जाती है, ये किसकी बनी हुई थी, कांस्य की। और कांस्य क्वेश्चन आता है, कांस्य की जो मूर्ति थी, नृत्य करती हुई बालिका की जो कांस्य से बनी मूर्ति थी, वो कहां से प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से हुई थी। कुएं के साक्ष्य भी जो थे यहां से मिले थे। महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिला। श्रृंगार बॉक्स जो था ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था। चौदड़ो से अगर हम बात करें तो इस सभ्यता का एकमात्र जो था ये ग्रामीण क्षेत्र था, और यहां से हमें क्या मिली थी, गोल ईंटें जो है मिली हैं, बेलनाकार मोहरे मिली हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला है, चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साक्ष्य चौदड़ो से मिले, और हाथी का दांत भी जो है यहां से मिला है, ठीक है। लोथल है, इस सभ्यता का इस सभ्यता का बंदरगाह था। पतन नगर पूछा जाता है कौन सा है, तो लोथल ही जो है पतन नगर हो जाएगा। घोड़े की अस्थियां पूछा जाता है। चावल के दानों के साक्ष्य लोथल, ये क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आ चुका है। एक मम्मी का साक्ष्य भी जो था लोथल से मिला था, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानियां थी जिन्हें जुड़वा राजधानियां कहा जाता था, वो थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक। आगे देखिए, जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि जो है कहा जाता है। और ये लिपि पहले राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट जो है लिखी जाती है। लगभग 1750 ईस्वी में जो है इस सभ्यता का अंत जो था बाढ़ जाने के कारण हो गया था, ठीक है, ओके। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास पूछा है कब हुआ था, तो 4700 साल पहले जो था हो गया था। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस देश में है, तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा के नगर कितने हिस्सों में विभाजित थे, तो 2 नगरों में विभाजित थे। ऊंचाई वाला भाग क्या कहलाता था, नगर दुर्ग कहलाता था। और निचले और बड़े वाले हिस्सों को क्या कहा जाता था, निचला नगर, ठीक है, क्या कहते थे, निचला नगर। महान स्नानागार कहाँ से मिला था, महान स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में। अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड ये हमने पढ़े थे, तो अग्निकुंड मिला था लोथल से, ठीक है। हड़प्पा काल की प्रसिद्ध बंदरगाह, ये भी लोथल हो जाएगी। हड़प्पा काल में मोहरों और अन्य चीजों पर लेखन का कार्य कौन करते थे, तो लिपिक करते थे, ठीक है। हड़प्पा के लोगों को किस धातु का ज्ञान था, तो कांसे का, नहीं 1 मिनट, इसने पूछा है किस धातु का ज्ञान था, तो तांबा, सोना, कांसा, इन सभी का था। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कच्चा माल। कौन से कच्चे माल के उदाहरण हैं, तो तांबा, कपास, सोना, फियंस ये दिया है, तो कपास जो है यहाँ पे कच्चा माल का उदाहरण हो जाएगा। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती थी, तो टिन धातु जो थी मिलाई जाती थी। हड़प्पा के लोग टिन का आयात किस आधुनिक देश से करते थे, तो अफगानिस्तान के साथ जो था टिन का आयात किया जाता था। हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे, तो सोने का आयात किया जाता था कर्नाटक से। हड़प्पा के खिलौने किस चीज से बनाए जाते थे, तो पक्की मिट्टी के जो थे खिलौने हड़प्पा के काल में बनते थे। लोथल नगर किस नदी के तट पर बसा था, ओके, किस नदी के तट पर बसा था, तो साबरमती हो जाएगा ये, ठीक है। मुहरबंदी का क्या अर्थ है, मुहरबंदी मुहरों पर छाप लगाना। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था, तो 3900 साल पहले, ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के कितने सालों के बाद नए नगरों का विकास हुआ? 1400 साल बाद जो था नए नगरों का विकास हुआ था। मिस्र की सभ्यता का विकास कब हुआ था? तो 5000 साल पहले। मिस्र की सभ्यता किस नदी के तटों पर फूली? तो नील नदी के तट पर। मिस्र में राजाओं के मकबरों को क्या कहते थे? तो राजाओं के मकबरों को पिरामिड कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिस्र में मृत राजाओं के सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहते थे? तो उसको ममी बोला जाता था। मिस्र के पिरामिडों में किन लोगों के शव थे जो दफनाए जाते थे? तो राजाओं के शव थे जो कि मिस्र के पिरामिडों में दफनाए जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो थी उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी थी। ठीक है, हड़प्पा के सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है यहाँ पर सही है, ये पूछा है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। बिल्कुल सही। ओके, सही है नहीं, अश्वमेध की जानकारी थी ये नहीं होगा। ठीक है, गायें उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ओके, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अगर हम बात करें तो वो मातृ देवी की उपासना करते थे और साथ साथ में पशुपति का जो है पशुपति की भी जो थे उपासना करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, पक्की ईंटों के जो थे घर बने होते थे, तो ईंटों से जो थे बनाए जाते थे। सिंधु घाटी की जो विशेषता थी वो उसकी नगर योजना प्रणाली ही जो थी। ठीक है, तो ये पक्की ईंटों के जो थे घर होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो कैसी थी? चौड़ी और सीधी होती थी। ठीक है, और यहाँ की जो सड़कें हैं पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो चौड़ी और सीधी जो थी होती थी। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ओके, हड़प्पा जो था ये किस नदी के तट पर पाया जाता है? रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोनों अलग अलग है, रावी और सिंधु। ठीक है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में जो थे सर्वप्रथम थे। सर्वप्रथम कपास का जो उत्पादन था ये हड़प्पा वासियों ने ही किया था। ठीक है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मुद्राएं। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? किस युग की पूछी है इसने, तो ये ब्रोंज एज थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांस्य युग से था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था कृषि करना। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो लिपि थी अज्ञात जो थी लिपि थी, और 64 इसमें मूल चिन्ह थे। ठीक है, चित्रात्मक थी जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था चहुंदड़ो। ठीक है, तो चहुंदड़ो यहाँ पर हो जाएगा। और ये कहाँ पर, किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है चहुंदड़ो। ठीक है, और एक और यहाँ से आता है एक और क्वेश्चन चहुंदड़ो से जो पूछा जा चुका है एग्जाम में, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो चहुंदड़ो से जो थे मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था, जिसकी खोज हुई 1981 में। ठीक है, और किसने की थी खोज? दयाराम साहनी ने। ठीक है, चलिए
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो विशाल स्नानागार जो है यहाँ पे हो जाएगा। नहीं, लेकिन विशाल स्नानागार से भी बड़ा जो था वो धान्यागार था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था वो धान्यागार था। और विशाल स्नानागार की अगर हम बात करें तो वहाँ पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था, जिसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो थी वो थी 54.85 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 32.90 मीटर थी। और मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार था वो वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 45.72 मीटर लंबा था और 22.86 मीटर वो चौड़ा था। तो यहाँ पे भवन पूछा गया है तो धान्यागार जो है हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा स्मारक कौन सा था जो मोहनजोदड़ो में मिला था, तो विशाल स्नानागार हो जाएगा। तो धान्यागार यहाँ पे सही रहेगा। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या मतलब शिलालेखों का जो अध्ययन किया जाता है उसको पुरालेख बोला जाता है। ओके, अपोहा तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो ये किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अपोहा तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ये किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? माप तोल से संबंधित जो साक्ष्य है डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि कहां से वो प्राप्त हुए थे। तो मोहनजोदड़ो और लोथल से जो थे माप तोल के साक्ष्य जो थे प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर लोथल जो है सही हो जाएगा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो भी है जहाँ से माप तोल के साक्ष्य जो थे प्राप्त हुए थे। यहाँ से एक और आता है, हाथी दांत का बना जो मापक था वो लोथल से ही मिला था। ओके, और डक यार्ड के साक्ष्य भी लोथल से, जिसको क्या बोलते हैं गोदीवाड़ा। ठीक है, या पतन अगर आपसे पूछा जाए, बंदरगाह पूछी जाए तो लोथल हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किसका यूज किया जाता था? टेराकोटा। ठीक है, और हड़प्पा काल की मुद्राओं के में वैसे मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सेल खड़ी का जो था प्रयोग किया जाता था। सेल खड़ी के अलावा उसमें मिट्टी, चर्ट आदि जो थे यूज किए जाते थे। और मिट्टी से जो बनी आकृतियां थी उसको क्या कहा जाता था? टेराकोटा जो है उसको कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। वैसे अगर हम देखें तो मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेल खड़ी का जो था यूज किया जाता था। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो वो थी नृत्य करती हुई बालिका की। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। किसकी बनी हुई थी? कांस्य की बनी हुई थी, जो जिसकी प्राप्ति हुई थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला है देवी माता की पूजा संबंधित थी। किसके साथ संबंधित थी देवी माता की पूजा? तो ये संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृ देवी की पूजा जो थी ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है? तो वो हैं पीएस वत्स, चार्ल्स मेनन, एम व्हीलर और कनिंघम। ये हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ हैं, लेकिन पीएस वत्स नहीं है। ठीक है, ओके। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी पर है ये। ठीक है, और कालीबंगा के लोग जो थे वो एक ही खेत में 2 फसलें उगाना जो थे जानते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए और अगर ये साथ में ये पूछा जाए कि भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो वो भी कालीबंगा राजस्थान में मिले थे। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो दयाराम साहनी था, 1921। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921-22। ये 2 डेट याद रखिएगा, इसमें 22 है तो 22 लगा दीजिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था, गुजरात में है ये। चलिए, ओके, एक और चीज याद रखिए, ये पूछा जाए कि किसने लोथल को जहाजों की गोदी बताया है, ये पूछा जा सकता है ना, डक यार्ड, जहाजों की गोदी किसने जो है बताया है इसको? तो राव महोदय ने जो है इसको क्या कहा है? लोथल को जहाजों की गोदी कहा है। ठीक है, चलिए, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का था। ठीक, चलिए,
अगला है सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, पूछा है यहाँ पे। तो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा क्या थी? टेराकोटा जो मिट्टी से बनी जो आकृतियां थी ना, मिट्टी से जो बनी आकृतियां थी उसको टेराकोटा जो था कहा गया है। मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता था। तो उसमें पूछा है कौन सा पालतू जानवर नहीं था, तो गाय की आकृति का उसमें कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। बाकी भैंस, भेड़ और सूअर, इन जानवरों के जो थे साक्ष्य वहां पर मौजूद थे। तो गाय यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके बाद जो थी भारत में एक और नई सभ्यता आई जिसे आर्य या वैदिक सभ्यता के नाम से जो है जाना जाता है, या उसको वैदिक साहित्य भी बोलते हैं, वैदिक काल भी जो है उसको बोला जाता है। और वैदिक काल की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? वेदों से जो है हमें उसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। तो वही देखिए इसमें दिया गया है, आर्य संस्कृति का जो काल है ये 1600 से लेकर 600 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पर ये आपको 1500 ईसा पूर्व से 600 तक दिया गया होगा, कहीं पर 1600। ठीक है, बट मेनली जो माना जाता है वो 1500 से 600 का जो है माना जाता है। फिर 1500 से 1000 बीसी तक का जो काल होता है उसको बोलते हैं हम ऋग्वैदिक काल। और उसके बाद जो आता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वो माना जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, दो उसमें बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल को जो है ऋग्वैदिक काल भी जो है बोला जाता है। तो यही इसमें बताया गया है। ऋग्वैदिक काल का अगर समय देखेंगे तो 1600 से 1000 या 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आप बोल सकते हैं। और उत्तर वैदिक जो संस्कृति थी उसका जो काल रहा वो रहा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इसकी जो जानकारी है वैदिक सभ्यता की ये हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है हमें ऋग्वेद से। बाकी के जो तीनों वेद हैं इसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये आए थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, बट जो ऋग्वैदिक काल ऋग्वेद था वो किस में आया था? पूर्व वैदिक काल में आया था। ठीक है, तो बस यही इसमें बताया गया है। ओके, तो बस एक चीज याद रखिए, जो ऋग्वैदिक काल था या पूर्व वैदिक काल था उसमें सिर्फ एक ही वेद किससे जानकारी मिलती है, वो है ऋग्वेद। ठीक है, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है। और पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में जो आए थे, जो अन्य वेद आए थे वो थे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों की जानकारी जो है यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा एक और चीज याद रखिए, सिर्फ वेद ही नहीं और भी साहित्यिक स्रोत थे, जैसे लाइक ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, इन सब से भी जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऋग्वेद यहाँ पे दिया गया है। सबसे प्राचीन वेद जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, जिसमें जो है टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल जो हैं इसमें हैं। ठीक है, और सभी मंडलों का जो संकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है? वेद व्यास के द्वारा जो है किया गया है। सबसे पुराना मंडल जो है वो है 2 और 7। ठीक है, ये जो है सबसे पुराने मंडल जो हैं माने जाते हैं। उसके बाद नवीनतम मंडल जो नया मंडल है वो है मंडल 10। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी, और इसी में जो थी जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना भी जो है किसमें है? तीसरे मंडल में ही आती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए 10वां जो मंडल है नया मंडल है, और इसमें महासुमतीय वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है, जो चार जो वर्ण है जिसको क्या बोलते हैं? चातुस्वर्ण है। ठीक है, इनका जो उल्लेख है 4 वर्णों का वो किसमें किया गया है? 10वें मंडल में किया गया है। कौन कौन से हैं 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका उल्लेख आपको 10वें मंडल में जो है मिलेगा। ठीक है, ऋग्वेद में एक सेकंड देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया? तो जो सरस्वती नदी है उसको सबसे पवित्र नदी जो है बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वो कौन सी थी उस वक्त? सिंधु नदी थी। गंगा का जो उल्लेख है ऋग्वेद में ये कितनी बार मिलता है? 1 बार मिलता है। और यमुना जिसको कालिंदी कहा जाता है 3 बार जो है इसका उल्लेख मिलता है। रुद्र शब्द का उपयोग भी जो है ऋग्वेद में है, 3 बार जो है इसका किया गया है। शिव के अवतार को जो है रुद्र कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा बार पिता शब्द का जो है उपयोग इसमें किया गया है। जन शब्द का 275 बार, इंद्र का 250 बार और माता शब्द का 234 बार जो है वर्णन जो है इसमें किया गया है। ठीक है, वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको क्या कहते हैं? होत्र जो है उसको कहा जाता है।
होत्र आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको होता भी जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा। अब यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में, इसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाता है सूक्त कितने होते हैं। तो ऋग्वेद में याद रखिएगा 1028 सूक्त होते हैं, 10 मंडल होते हैं। इनको पढ़ने वाले को यानी कि पुरोहित को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। 10,462 इसमें ऋचाएं जो हैं होती हैं। 9वें मंडल में पूछा जाए किसका उल्लेख है, तो सोम का उल्लेख जो है आपको 9वें मंडल में मिलेगा। और जो 4 वर्णों का उल्लेख है ये किस में मिलेगा, 10वें मंडल में जो है मिलेगा। ठीक है, और गोत्र शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख था वो भी किस में किया गया था, ऋग्वेद में ही किया गया था। तो बस याद रखिए कि ये इंद्र पूछा जाता है कि इंद्र शब्द का कितनी बार किया गया है, तो 250 बार जो है इस वर्ड का यूज हुआ है। आगे आता है फिर सामवेद। देखिए साम जो है सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत के 7 सुरों का उल्लेख सामवेद से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें जो यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र है, इनका संग्रह जो है किसमें है, सामवेद में है। इसमें सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का जो है संकलन है, और वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों को गाता है उसको क्या बोला जाता है, उद्गात्र कह सकते हैं आप इसको, या उद्गाता। ठीक है, या उदात्र था, उदात्र या उद्गाता जो है उसको कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे आता है यजुर्वेद। ओके, इस वेद के सभी मंत्र यज्ञों में नियमों से संबंधित और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों संबंधित मंत्रों का संकलन जो है इसमें किया गया है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों है। तो ये क्वेश्चन आता है गद्य और पद्य दोनों का उल्लेख जो है किस में होता है, तो यजुर्वेद में जो है होता है। तो देखिए आगे दिया भी गया है, यह एकमात्र वेद है जिसमें गद्य और पद क्या है, दोनों है। ठीक है, और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, अधर्यु जो है उसको कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट इसमें याद रखिएगा। लास्ट जो आता है अथर्ववेद है। इसे जो है अथर्ववेद जो था ये अथर्वा जो ऋषि थे उनके द्वारा जो है ये रचित है। इसमें जो जादू या टोना टोटका की जो चीजें होती है उससे रिलेटेड चीजें जो है इसमें दी गई है, और ये सबसे नवीन वेद है। सबसे पुराना कौन सा है, वो ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे नया कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद। फिर ऋग्वेद के बाद जो था सामवेद आया था, फिर यजुर्वेद आया, और लास्ट में जो आया सबसे वो अथर्ववेद था। ठीक है, तो बस ये याद रखिए, इन वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मा कह सकते, ब्राह्मण। ठीक है, तो ये चारों याद रखिएगा। तो ये इसमें बताया गया है ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है, सबसे प्राचीन वेद है, और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसमें संकलित है। ऋग्वेद सामवेद क्या है, ऋग्वेद में संकलित ऋचाओं का जो लयबद्ध उच्चारण है, यानी कि जो संगीत की फॉर्म में जो है वो सब सामवेद में है, ये मंत्रों की पुस्तक है। यजुर्वेद में बलिदान प्रार्थनाओं का संग्रह है, यज्ञों के अनुष्ठान के बारे में दिया गया है, और अथर्ववेद में जादू टोना के लिए मंत्र हैं। आगे देखिए, आगे उपनिषद के बारे में बताया गया है। उपनिषद शब्द का जो है अर्थ पूछा जाता है क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करना इसका मतलब होता है। और जो सत्यमेव जयते है ये किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी जो है देखने को मिलता है। चलिए आगे कुछ जो है षड दर्शन जो है दिए गए हैं। एक और यह चीज याद रखिएगा, उपनिषद को जो है भारतीय जो दर्शन है उसका जनक कहा जाता है, ये याद रखिएगा। भारतीय दर्शन का जनक अगर पूछा जाता है तो किसको कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है। आगे आप देखेंगे तो षड दर्शन दिए गए हैं, तो ये दर्शन पूछे जाते हैं, उसके प्रवर्तक कौन है, तो सांख्य दर्शन का जो प्रवर्तक है वो है कपिल, न्याय दर्शन का गौतम, योग का पतंजलि, वैशेषिक का कणाद, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, और उत्तर मीमांसा का बादरायण। इनमें से जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पूछे ही जाती है, सांख्य, न्याय और योग। ठीक है, ये तीनों जरूर याद रखिएगा। सांख्य कपिल हो जाएगा, न्याय के प्रवर्तक गौतम है, योग के पतंजलि है। बाकी तीनों भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी। चलिए आगे है वेदांग। वेदांगों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन से वेदांग है, तो यहाँ पे दिए गए हैं छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। ठीक है, तो इसमें देखिए वेद के पैर छंद में, वेद के हाथ कल्प, वेद की आंखें ज्योतिष, वेद के कान निरुक्त, वेद की नासिका शिक्षा,
और व्याकरण क्या है, वेद के मुख। तो ये 6 वेदांग है जो आपको पता होने चाहिए, किसमें क्या है वो भी जो है आपको उसकी जानकारी भी जो है होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आता है वेदांग और सूत्रों के बाद किसका जो है उदय हुआ था। तो स्मृतियों का उदय जो था वेदांग और सूत्रों के बाद हुआ था। 6 स्मृतियां हैं, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति और कात्यायन स्मृति। ठीक है, तो ये 6 स्मृति हैं। फिर बात आती है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है टोटल वो कितनी है, 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, वृत पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडे पुराण, तो ये सारे दिए गए हैं। वामन है, कुर्म है, मत्स्य है, गरुण है, ब्रह्मांड है, लिंग है, भविष्य है। ये टोटल कितने हो जाएंगे पुराण, 18 जो है टोटल पुराण हैं। ठीक है, संख्या जो है पूछी जाती है, बाकी नाम वगैरह नहीं आते हैं, सिर्फ इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पुराणों के रचयिता अगर पूछे जाए तो पुराणों के रचयिता कौन हो जाएंगे, लोमहर्ष, और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। ये जो थे इन्होंने जो थे पुराणों की रचना की थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पे, किस में दी गई है, ऋग्वेद में जो है दी गई है। ठीक है, चलिए वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछा है। इसने वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछा है, तो वो है सुल्व सूत्र। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सुल्व सूत्र हो जाएगा। अगला है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन सा था। तो दूध और उससे बने उत्पाद जो थे ये वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो सबसे पहले जो अन्न मनुष्य द्वारा प्रयोग हुआ था वो था जौ यानी कि यव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो तांबे का प्रयोग जो था सर्वप्रथम ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा किया गया था। और ऋग्वेद में ठीक है किस धातु का उल्लेख है, ये एक क्वेश्चन आता है। तो आयस नामक एक धातु का उल्लेख है इसमें। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो आयस है, कुछ विद्वान मतलब इसे तांबा, कांसा या लोहा जो है बताते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो ऋग्वैदिक लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो तांबा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, रीजन पूछा है कि क्यों आर्य अपने संघर्षों में जो थे सफल रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का जो था प्रयोग किया था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था पूछा है। तो जौ का था, गेहूं का था, चावल का भी था और तंबाकू का भी था। ठीक है, भारत में जो तंबाकू था ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा ब्राजील से जो था इसको लाया गया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए कि तंबाकू को भारत में कौन लेके आया, तो पुर्तगाली लाए थे ब्राजील से। ठीक है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आरोही क्रमानुसार चरणों में कौन सा विकल्प सही है। तो 4 तरीके की जो है अवस्थाएं होती है हिंदू धर्म में, आश्रम जो व्यवस्थाएं होती हैं, तो उसमें 4 कौन कौन से होते हैं। ब्रह्मचर्य होता है फर्स्ट, फिर गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है और संन्यास होता है। ब्रह्मचर्य जो होता है ये होता है आरंभिक से लेकर 25 वर्ष की एज तक। फिर गृहस्थ जीवन होता है 25 से लेकर 50 तक। वानप्रस्थ होता है 50 से 75 और संन्यास की जो उम्र होती है वो होती है 75 से लेकर 100 वर्ष तक। और चारों आश्रमों का जो उल्लेख है ये किस में मिलता है, ये आपसे पूछा जाए तो ये मिलता है जाबालोपनिषद में। जाबालोपनिषद, इसमें जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है चारों आश्रमों के बारे में। ठीक है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये बिल्कुल सही है। घुड़सवारी भी करते थे और कई झुंडों में भारत और पुष्टवर्ष जो थे पहुंचे थे। ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो प्रारंभिक आर्य थे वो गाँव में निवास करते थे और जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है,
आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? यहाँ पे पूछा जा रहा है आरंभिक जो वैदिक काल था या पूर्व वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल जो है, उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी ये व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, और इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ओके, तो व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि पशुचारी थे। ओके, ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में गाय और सांड की जो है बहुत बार चर्चा जो है की गई है, इसीलिए जो है ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनको क्या कहा गया है? पशुचारक जो है कहा जाता है। ठीक है, उनकी जो अधिकांश लड़ाइयाँ हुई थी, ऋग्वेदिक जो लोग थे, आर्य थे, उनकी जो लड़ाइयाँ हुई वो भी गाय को लेकर ही जो थी हुई थी। तो गाय के अनेक संदर्भ है, ये भी सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार भी क्या होती थी? गाय होती थी, ना कि जमीन। तो तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है और इसी कारण जो था ऋग्वेदिक आर्य को क्या बोला जाता था? पशुचारक उन्हें कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पहला यूरोपियन इसने पूछा है। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला जो यूरोपियन था पहला, वो था मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर ने जो है आर्यों को एक जाति कहा था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है आर्यों से रिलेटेड। क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे? कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये किसने कहा था? ऐसा मानना था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये जो आर्य थे ये कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। ठीक है, ओके। और मैक्स मूलर के अनुसार मतलब ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो मैक्स मूलर यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो जो कर वसूला जाता था उसको बलि कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? बलि। और जो उसको इकट्ठा करता था उस कर को, उसको क्या कहते थे? उसको बोला जाता था भागदूग। भागदूग यानी कि उस कर को इकट्ठा करने वाला भागदूग कहलाता था। ठीक है, और जो उस कोषा अध्यक्ष का कार्य संभालते थे, देखिए संग्रहित करने वाला जो अधिकारी था, इकट्ठा करने वाला, उसको भागदूग बोलते थे। और कोषा अध्यक्ष का जो कार्य संभालते थे उसको संग्रहिता बोला जाता था, संग्रहिता। ठीक है, आगे है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ये तृतीय मंडल में इसका उल्लेख है और ये सूर्य देव को जो है समर्पित है और ये ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब ही पूछा जाता है, सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही विजय होती है, ये इसका जो है मतलब हो जाएगा, सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, बढ़ईगिरी, आभूषण या लुहारगिरी? तो जो नहीं लाई गई थी वो थी लुहारगिरी। ठीक है, ऋग्वेद में अगर हम देखें तो ऋग्वेद में बढ़ई के बारे में जानकारी मिलती है, रथकार के बारे में मिलती है, बुनकर के बारे में मिलती है, कुम्हार हो गए, चर्मकार हो गए, स्वर्णकार हो गए, इन सभी दस्तकारों का जो वर्णन है ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, लुहार का वर्णन जो है नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक आर्य की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है लुहार का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा बस इसमें। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नया क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी गार्गी ने। गार्गी के द्वारा जो थी इसको चुनौती दी गई थी। और इनका जो संवाद का उल्लेख पूछा जाता है कि जो याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद है उसका जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? तो वो मिलता है बृहदारण्य कोपनिषद में।
वृहदारण्यकोपनिषद में जो है इन दोनों के बीच का संवाद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में। ओके, यहाँ पे संगीत का उद्गम पूछा तो सामवेद की संहिता जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख भी जो है किसमें मिलता है? सामवेद में ही मिलता है। ठीक, चलिए अभी कुछ और क्वेश्चन जो है बाकी हैं वो देखते हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद हो जाएगी। ऋग्वेद की रचना कितने साल पहले हुई थी? तो 3500 साल पहले जो है ऋग्वेद की रचना जो है मानी जाती है कि 3500 साल पहले जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, तो 3500 साल पहले हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं दी गई हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सूक्त जो है कहा जाता है उन्हें। क्या बोलते हैं? उन्हें सूक्त बोलते हैं। ओके, अगला देखिए, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं तो वैदिक संस्कृत हो जाएगा। दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? तो साउथ की साइड जो है द्रविड़ भाषा परिवार की जो है भाषाएं बोली जाती है। इसमें से पूछा जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है। ओके, द्रविड़ परिवार की भाषा है क्योंकि संस्कृत नहीं है, बंगाली नहीं है, उड़िया नहीं है, मलयालम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है? तो झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में एस्ट्रो एशियाटिक जो है बोली जाती हैं, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो सतलुज और व्यास नदियों के साथ जो वार्तालाप का वर्णन है ऋग्वेद में वो किसके साथ है? विश्वामित्र के साथ है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। ऋग्वेद में किन 2 नदियों को देवी रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो सतलुज और व्यास नदी को जो है देवी रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऋग्वेद में किन 2 समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? तो पुरोहित और राजा का वर्गीकरण जो है काम के आधार पर किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन पुरोहित और राजा। ठीक है, वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो जनता और पूरे समुदाय के लिए जन और विश्व, इन शब्दों का जो था यूज किया जाता था। तो ए और बी दोनों यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, चलिए, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो 3000 साल पहले जो है महापाषाण कब्रें बनाने की शुरुआत जो थी हुई थी। और 3500 साल पहले हमने पढ़ा था किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना जो थी 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद की रचना। अगला है, चरक कौन था? तो चरक एक महान वैद्य थे, तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो चरक ने ही चरक संहिता की रचना की थी। चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? तो 360 हड्डियों का वर्णन जो है चरक ने मनुष्य के शरीर में किया है। आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितनी जो है हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 मानी जाती है। चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं? तो 3500 साल पहले के हैं। ठीक है, ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया था। छपाई करने का कार्य कहा गया है यहाँ पे, तो 150 वर्ष पहले जो था पूरा हो गया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो द्रविड़ भाषा की हैं। इनाम गांव किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। और इनाम गांव किस नदी पर पूछा जाए तो ये घोड़ नदी पर जो है इनाम गांव स्थित है। ठीक है, यहां से इसमें आई थिंक ऐड करना मैं भूल गई हूं, एक और टर्म याद रखिएगा, दस्यु। दस्यु से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि दस्यु जो थे कौन थे, या आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल में आर्यों के जो विरोधी लोग थे जिन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं था उन्हें क्या कहा जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो उन्हें दस्यु कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये आर्यों के विरोधी थे जिन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें बस इसमें याद रखिएगा। एक और चीज़ है, ब्रह्मगिरी में एक कब्र मिली थी, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मगिरी में जो कब्र मिली थी वहाँ से क्या क्या जो था मिला था? तो 33 सोने के सिक्के और सोने के मनके और शंख जो थे ये ब्रह्मगिरी की कब्र से मिले थे। ठीक है,
तो बस ये चीज़ याद रखिएगा। और आर्यों का समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों का काम और आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण का काम क्या था, जो ये क्या करते थे, शिक्षा देते थे। क्षत्रिय जो थे युद्ध करते थे और शासन का कार्य करते थे। वैश्य खेती और व्यापार करते थे। और शूद्र जो होता था वो इन तीनों वर्णों की सेवा किया करते थे। तो ये बस आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। तो ये था फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने जो भी हमारी हड़प्पा सभ्यता आई या फिर हमारा प्राग ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल जो था वो मोस्टली इसमें पूरा हो चुका है। आगे फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन या महाजनपद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारी बस एक क्विक रिवीजन है ताकि हम एग्जाम से पहले जो भी हमें टाइम मिला है वो इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को जो है जल्दी से कवर कर लें। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर मैंने मोस्टली MCQ जो है ज़्यादा रखे हैं ताकि एक रिवीजन जो है हो सके। ये इसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस ईयर में वो भी हैं और एनसीईआरटी बेस्ड भी हैं। तो पूरा अच्छे से जो है हमारी तैयारी जो है इसके साथ जो है हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।